दोस्तों नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। इस टॉपिक से आपके पास कम से कम 15 सेशन मुझे भेजने हैं कि कहीं से कोई प्रश्न आपके छूटने न पावे। और इस सेशन का पहला प्रश्न इस टॉपिक का 642वां प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 642वां। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान वेतन व अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? प्रश्न नंबर 642। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान वेतन व अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? तो ये प्रधानमंत्री के समान या कैबिनेट मंत्री के समान या राज्य मंत्री के समान या उप मंत्री के समान। तो चलिए भाई उत्तर बताने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 642। तो चलिए भाई उत्तर बताएं। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान वेतन व अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? तो प्रश्न नंबर 642 का उत्तर बताने का प्रयास करें। तो एक कैबिनेट मंत्री के समान। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को कैबिनेट मंत्री के समान वेतन व अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो प्रश्न नंबर 642 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 643। प्राक्कलन समिति का कार्य है। प्राक्कलन समिति का कार्य है। ऑप्शन देखते हैं। देश की आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना, या अर्थव्यवस्था में मितव्ययिता एवं प्रशासनिक कुशलता हेतु सुझाव देना, या संसद में प्राक्कलनों के प्रस्तुत करने के प्रारूप के विषय पर सिफारिश करना, या उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 643 का उत्तर बताने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 643। प्राक्कलन समिति का कार्य है देश की आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना। ये कार्य प्राक्कलन समिति का है। दूसरा देखते हैं। अर्थव्यवस्था में मितव्ययिता एवं प्रशासनिक कुशलता हेतु सुझाव देना। ये भी कार्य प्राक्कलन समिति का है। फिर ऑप्शन सा देखते हैं। संसद में प्राक्कलनों के प्रस्तुत करने के प्रारूप के विषय पर सिफारिश करना। ये भी कार्य प्राक्कलन समिति का है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन द आपका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 643 का ऑप्शन द सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। 643 का ऑप्शन द सही है। प्रश्न नंबर 644 पे आ जाएं। संसद में पेश किए जाने वाले विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? संसद में पेश किए जाने वाले विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन आ सरकारी विधेयक, या गैर सरकारी विधेयक, या उपर्युक्त दोनों प्रकार के, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 644। संसद में पेश किए जाने वाले विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? तो भाई सरकारी विधेयक भी होता है, गैर सरकारी विधेयक भी होता है। जो मंत्री पेश करता है उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। जो सांसद पेश करता है उसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। तो दोनों प्रकार के विधेयक पेश किए जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 644 का ऑप्शन सा सही उत्तर होगा, उपर्युक्त दोनों प्रकार के। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 645। संसद में सरकारी विधेयक किसके द्वारा रखा जाता है? संसद में सरकारी विधेयक किसके द्वारा रखा जाता है? और राष्ट्रपति द्वारा, या उपराष्ट्रपति द्वारा, या संसद का कोई सदस्य, या मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य। तो सरकारी विधेयक मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य रख सकता है, कोई मंत्री रख सकता है। और गैर सरकारी विधेयक
संसद का कोई सदस्य रख सकता है। सरकारी विधेयक, मंत्रिपरिषद, गैर सरकारी विधेयक, संसद का कोई सदस्य। तो चलिए इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग 645 का ऑप्शन द सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 646, सप्ताह का कौन सा दिन गैर सरकारी कार्यों के लिए निश्चित होता है? सप्ताह का कौन सा दिन गैर सरकारी कार्यों के लिए निश्चित होता है? सोमवार या बुधवार या शुक्रवार या शनिवार? प्रश्न भाई बहुत अच्छे हैं और वैसे ही प्रश्न आ जाते हैं तो प्रतियोगी भाई चकमा खा जाते हैं। पर इस बार जो भी सेशन देख के जाएगा वो हार नहीं होनी है उसकी, वो ऐसे चकमे में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि हम उन सब बिंदुओं पर प्रश्न आपके सामने भेज रहे हैं जिसमें हम लोग हार मान जाते हैं, जिसमें हम लोग चकमा खा जाते हैं। तो हम बार बार हम भी मतलब असफल होते थे, पर जब देखा कि बोर्ड किस तरह का प्रश्न पूछ रहा तब मैं उस पर रिवीजन किया, वैसे कठिन प्रश्नों को देखा, समझा और इस बार सफलता मुझे मिल गई। तो मैं आपको अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ कि कठिन प्रश्नों पर भी ध्यान दीजिए और विशेष करके ऐसे प्रश्न जो निश्चित हैं, जिनके उत्तर निश्चित हैं, उनको भी देखिए, क्वारंट को भी देखिए। तो चलिए 646, सप्ताह का कौन सा दिन गैर सरकारी कार्यों के लिए निश्चित है? सोमवार, बुधवार, शुक्रवार या शनिवार? प्रश्न नंबर 646 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो गैर सरकारी कार्यों के लिए शुक्रवार दिन निश्चित होता है। गैर सरकारी कार्यों के लिए शुक्रवार दिन निश्चित होता है। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं लिख लीजिए। तो प्रश्न नंबर 646 का ऑप्शन सा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 647, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान किसके द्वारा किया जाता है? देखिए एक से एक प्रश्न है, ये भी आपको घुमाने वाला प्रश्न है। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, विधि मंत्री द्वारा या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा? प्रश्न नंबर 647 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो लोकसभा का सत्रावसान किसके द्वारा किया जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। राज्यसभा का सत्रावसान किसके द्वारा किया जाएगा? उपराष्ट्रपति द्वारा। पर यहाँ आपसे पूछ रहा संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भाई राष्ट्रपति द्वारा। देखिए थोड़े से अंतर पे थोड़ा सा प्रश्न में अंतर किया गया, उत्तर बदल गया। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान राष्ट्रपति, राज्यसभा का सत्रावसान उपराष्ट्रपति, लोकसभा का सत्रावसान लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो प्रश्न नंबर 647 का ऑप्शन आ सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 648, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है भाई? तो राष्ट्रपति करता है या उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या विधि मंत्री? तो भाई सेशन को दोस्तों के पास शेयर कर दो। जो भी हमारे प्रतियोगी भाई हैं जो सेशन को देख रहे हैं वो अपने दोस्तों के पास, जिनके बारे में आपको जानकारी है, जिनका लिंक आपके पास है, उनके पास शेयर कर दें। और जो प्रतियोगी भाई पहली बार सेशन को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनकी सफलता की राह आसान हो सके। तो चलिए भाई प्रश्न पर आते हैं। शेयर करना तुम्हारे हाथ में है, चैनल को सब्सक्राइब करना तुम्हारे हाथ में है। जितना अधिक आप चैनल को लोकप्रिय बनाएंगे हम उतना ही अधिक आपके साथ मेहनत करेंगे, अच्छे अच्छे प्रश्नों को ले आएंगे। ये अभी कठिन प्रश्नों की श्रृंखला है, अधिक प्रश्नों की श्रृंखला है। कुछ कमेंट आए थे कि थोड़ा सेशन छोटा, वीडियो छोटा बनाएं, मैं छोटा कर दिया हूं। अभी जब रिवीजन क्लास चलाएंगे तो उसमें हम
आपको व्याख्यात्मक हल भी बताएंगे। आपका कहीं से कोई प्रश्न गलत नहीं होने देंगे। तो चलिए प्रश्न पे आते हैं। 648 नंबर प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं भाई राष्ट्रपति महोदय। प्रश्न नंबर 648 का ऑप्शन आ सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाए भाई। प्रश्न नंबर 649, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने न्यायाधीशों का प्रावधान है? वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने न्यायाधीशों का प्रावधान है? तो चलिए भाई, ये 20 न्यायाधीश हैं या 25 या 30 या 28? तो ये भाई ये डाटा पुराना है, वर्तमान में पूछ रहा। तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश हैं। 34 न्यायाधीश, 33 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, यानी कि कुल 34 न्यायाधीश हैं। 33 एक 34, ये 2019 में 31 न्यायाधीश थे। ये 2022 का डाटा है भाई, 2022 का डाटा है। 34 न्यायाधीश हैं। 31 पे नहीं जाना, 30 एक पे नहीं जाना भाई। ये अब 31 न्यायाधीश नहीं, आप 34 न्यायाधीश हैं। तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा 33 न्यायाधीश प्लस एक मुख्य न्यायाधीश। ये डाटा आपको याद रखना है। अगर प्रश्न ये रहे कि 2022 के पहले तक सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश थे, तो वो थे 30 प्लस 1 31। पर वर्तमान में 2022 में 34 न्यायाधीश हैं। 2022 के पूर्व 31 न्यायाधीश। तो ये डाटा आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 650। प्रश्न नंबर 650 देख लें भाई। प्रश्न नंबर 650, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता होनी चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता होनी चाहिए? तो ऑप्शन आ, भारत का नागरिक हो। हाँ भाई, भारत का नागरिक तो होना चाहिए। किसी उच्च न्यायालय का लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो, ये भी योग्यता होनी चाहिए। किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, ये भी योग्यता होनी चाहिए। राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, ये भी होनी चाहिए। तो उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन या आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 650 का ऑप्शन या सही उत्तर होगा। ये सभी योग्यताएं होनी चाहिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिए। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 651। प्रश्न नंबर 651, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 58 वर्ष या 60 वर्ष या 62 वर्ष या 65 वर्ष? प्रश्न नंबर 651 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है भाई, 65 वर्ष। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष। तो ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है। तो चलिए भाई, अब उच्च न्यायालय भी समझ गए और सर्वोच्च न्यायालय भी समझ गए। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 652, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को
निम्न में से किन आधारों पर उनके पद से हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को निम्न में से किन आधारों पर उनके पद से हटाया जा सकता है? तो सिद्ध कदाचार द्वारा, या क्षमता द्वारा, या उपर्युक्त दोनों द्वारा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 652 का उत्तर देने का प्रयास करें। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को निम्न में से किन आधारों पर उनके पद से हटाया जा सकता है? तो वो है सिद्ध कदाचार व अक्षमता के आधार पर, यानी कि प्रश्न नंबर 652 का ऑप्शन सही उत्तर होगा, उपर्युक्त दोनों। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 653। प्रश्न नंबर 653 भाई, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने का प्रस्ताव, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए। तो भाई ये तो होना चाहिए, इसी आधार पर पद से हटाया जा सकता है। फिर से समझ लें, प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए। 653 का ऑप्शन तो सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं। लोकसभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से समर्थित होना चाहिए, या प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से समर्थित होना चाहिए, या प्रत्येक सदन के समान बहुमत से समर्थित होना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 53 का सबसे उपयुक्त उत्तर ऑप्शन आ है। तो प्रश्न नंबर 653 का ऑप्शन आ सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 654। प्रश्न नंबर 654, सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निम्न में से कौन से विवाद आते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निम्न में से कौन से विवाद आते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, संघ राज्य या कई राज्यों तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद, या उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 654 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निम्न में से कौन से विवाद आते हैं? तो ऑप्शन आ संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के विवाद आते हैं, संघ राज्य या कई राज्यों तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, दो से अधिक राज्यों के विवाद, ये सभी सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? उत्तर आपका 654 का ऑप्शन द सही उत्तर होगा, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 655, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? हिंदी का, या अंग्रेजी का, या हिंदी अथवा अंग्रेजी, या 8वीं सूची में से कोई भी भाषा। प्रश्न नंबर 655 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए केवल और केवल अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 655 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 656, राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है?
तो ये ऑप्शन आ देख लें, 80,000 रुपये या 1,00,000 रुपये या 1,10,000 रुपये या 90,000 रुपये। राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो चलिए भाई बताएं। तो अभी वर्तमान में राज्यपाल को 3.5 लाख रुपये प्रति माह वेतन मिलता है। 3.5 लाख। भाई समझिए, वर्तमान में राज्यपाल को 3.5 लाख रुपये प्रति माह वेतन मिलता है। तो ये डाटा पे नहीं जाना, वर्तमान को आपको बता दिया। इसके पहले 90,000, फिर 1,10,000, पर वर्तमान में 3.5 लाख रुपये प्रति माह वेतन मिल रहा है। जैसा आपसे प्रश्न रहेगा, वर्तमान में अगर राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है, तो समझ लीजिए वर्तमान में पूछ रहा है। तो चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न 657। राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। यह कथन किसका है? राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। ये कथन किसका है? धर्मवीर का, या रामलाल का, या सरोजिनी नायडू का, या श्री प्रकाश का? प्रश्न नंबर 657 का उत्तर देने का प्रयास करें। राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। ये कथन सरोजिनी नायडू का है। ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। उत्तर प्रदेश की पहली एवं राज्यपाल रथी भाई, उत्तर प्रदेश की। इन्होंने कहा था राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 658। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? तो 4 वर्ष के लिए, या 5 वर्ष के लिए, या 6 वर्ष के लिए, या 7 वर्ष के लिए? तो ऐसे प्रश्नों पर भाई बिना देरी लगाए हुए उत्तर देना है, क्योंकि अधिक प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। तो विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? तो 6 वर्ष के लिए। प्रश्न नंबर 658 का ऑप्शन साहब का सही उत्तर होगा, और विधानसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 659। किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? 4 माह, 6 माह, 1 वर्ष, या 2 वर्ष? तो साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है भाई, 4 माह। प्रश्न नंबर 659 का ऑप्शन आ सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 660। निम्न में से कौन सा मामला उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है? निम्न में से कौन सा मामला उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है? तो ये संघ एवं राज्यों के बीच विवाद, या राज्यों के मध्य पारस्परिक विवाद, या मूल अधिकारों का संरक्षण। तो संघ और राज्यों के बीच विवाद उच्चतम न्यायालय, राज्यों के मध्य पारस्परिक विवाद उच्चतम न्यायालय, और मौलिक अधिकार दोनों के बीच आता है, दोनों क्षेत्राधिकार में आता है, दोनों के क्षेत्राधिकार में मौलिक अधिकार आता है। तो प्रश्न नंबर 660 का ऑप्शन 7 सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 661। संसद के दोनों सदनों की बैठक की कार्यसूची में प्रथम विषय होता है। संसद के दोनों सदनों की बैठक की कार्यसूची में प्रथम विषय होता है, क्या होता है भाई? शून्यकाल,
या स्थगन प्रस्ताव या प्रश्नकाल या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। तो प्रश्न नंबर 661 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो संसद के दोनों सदनों की प्रथम बैठक की कार्यसूची में दोनों सदनों की बैठक की कार्यसूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल। सबसे पहले प्रश्नकाल आता है। प्रश्न नंबर 661 का ऑप्शन सा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 662 राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है भाई? मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या उपाध्यक्ष को? प्रश्न नंबर 662 राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो वो देता है उपाध्यक्ष को। और लोकसभा का अध्यक्ष किसे अपना त्यागपत्र देता है? तो वो उपाध्यक्ष को। तो चलिए भाई 662 का ऑप्शन दा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 663 भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो चलिए भाई ऑप्शन आ 4 राज्यों में या 6 राज्यों में या 7 राज्यों में या 12 राज्यों में। तो प्रश्न नंबर 663 का उत्तर देने का प्रयास करें। भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो ये है भाई 6 राज्यों में। वर्तमान में 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। अब वो 6 राज्य कौन कौन से हैं ये भी आप समझ लीजिए। आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, चलिए भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर 3 और बताते हैं। पहला आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। स्क्रीनशॉट लीजिए या कहीं नोट कर लीजिए। भारत के 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। तो 6 राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं? आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, और 3 बताते हैं आपको, तेलंगाना, और आपको बता रहे हैं तेलंगाना यहाँ भी है, बिहार और उत्तर प्रदेश 6 राज्य हो गए जहाँ पे द्विसदनात्मक विधानमंडल है। जम्मू कश्मीर पे नहीं लगा देना, 7 नहीं कर देना भाई, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़कर 2 संघ शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। तो अभी वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। तो प्रश्न नंबर 663 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो चलिए भाई ऑप्शन आ 30 या 40 या 60 या 80। तो संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ये कम से कम 40 सदस्य संख्या होनी चाहिए। इसके पहले जम्मू कश्मीर एक अपवाद था जहाँ पे 36 सदस्य संख्या थी। जम्मू कश्मीर में ये अपवाद था एक। जम्मू कश्मीर में 36 विधान परिषद सदस्य संख्या थी, पर अभी जम्मू कश्मीर को तोड़ के 2 संघ शासित क्षेत्रों में बांट दिया गया है, प्रदेशों में बांट दिया गया है।
तो अभी आपका उत्तर प्रश्न नंबर 664 का उत्तर ऑप्शन बा सही होगा। कम से कम 40 सदस्य विधान परिषद में होना चाहिए। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 665 पिछड़े वर्गों की पहचान करने हेतु सर्वप्रथम किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया? सर्वप्रथम पिछड़े वर्गों की पहचान करने हेतु सर्वप्रथम किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया? तो चलिए भाई, पिछड़े वर्गों की पहचान करने हेतु सर्वप्रथम किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया? बीपी मंडल की अध्यक्षता में, या श्री रामधन की अध्यक्षता में, या काका साहेब कालेलकर की अध्यक्षता में, या आर.एन. प्रसाद की अध्यक्षता में? तो चलिए भाई, प्रश्न नंबर 665 का उत्तर बताएं। तो पिछड़े वर्गों की पहचान हेतु सर्वप्रथम काका साहेब कालेलकर की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया। दूसरा, पिछड़ा आयोग का गठन बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। तो यहाँ पे सर्वप्रथम पूछ रहा, तो सर्वप्रथम काका साहेब कालेलकर और 1978 में 77-78 में बीपी मंडल। ये दूसरे पिछड़े वर्ग के दूसरा आयोग है। ये पिछड़ा वर्ग से संबंधित पहला आयोग है काका साहेब कालेलकर। दोनों बातें याद रखना है। ये जनता पार्टी की सरकार थी, तब बीपी सिंह मंडल का गठन हुआ था, और ये कांग्रेस गवर्नमेंट के समय। तो चलिए भाई, 665 का प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका उत्तर ऑप्शन सा सही होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 666 पंचायतों के चुनाव हेतु निम्न में से कौन निर्णय लेता है? पंचायतों के चुनाव हेतु निम्न में से कौन निर्णय लेता है? केंद्र सरकार, या राज्य सरकार, या निर्वाचन आयोग, या उच्च न्यायालय? प्रश्न नंबर 667 का उत्तर दें भाई। पंचायतों के चुनाव हेतु निम्न में से कौन निर्णय लेता है? तो ये निर्णय लेती है राज्य सरकार। प्रश्न नंबर 667 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 667 तो ये पंचायती राज की स्थापना की दिशा में सर्वप्रथम किस समिति की सिफारिश पर प्रयास किया गया? तो चलिए भाई, बताने का प्रयास करें। ये जेबीपी समिति, या प्रशासनिक सुधार आयोग, या बलवंत राय मेहता समिति, या अशोक मेहता समिति? प्रश्न नंबर 667 का भाई उत्तर बताने का प्रयास करें। पंचायती राज की स्थापना की दिशा में सर्वप्रथम किस समिति की सिफारिश पर प्रयास किया गया? तो वो समिति का नाम है बलवंत राय मेहता समिति। भाई, बलवंत राय मेहता समिति। प्रश्न नंबर 667 का ऑप्शन सा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 668 बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया गया? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया गया? तो राजस्थान में, या बिहार में, या महाराष्ट्र में, या गुजरात में? तो भाई, ये किया गया 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में। तो प्रश्न नंबर 668 का ऑप्शन आ सही उत्तर होगा भाई, राजस्थान। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया?
भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया? 1958 में या 1959 में या 1960 में या 1962 में? प्रश्न नंबर 669 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो अभी अभी हमने आपको बताया कि भारत में पंचायती राज का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1959 को किया गया भाई, 1959 को। तो राजस्थान के नागौर जिले में। तो प्रश्न नंबर 669 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 670, 2 अक्टूबर 1959 को नेहरू जी द्वारा पंचायती राज का प्रारंभ कहां से किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को नेहरू जी द्वारा पंचायती राज का प्रारंभ कहां से किया गया? साबरमती से या नागौर से या वर्धा से या नागपुर से? तो अभी अभी हम आपको बता चुके हैं नागौर से। ऐसे प्रश्नों पर देरी भी ना लगाए, आगे बढ़ना है, क्योंकि अधिक से अधिक प्रश्नों को आपके सामने लाना है। तो प्रश्न नंबर 670 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 671, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 2 अक्टूबर 1952 या 2 अक्टूबर 1959 या 14 नवंबर 1952 या 15 अगस्त 1959 को? प्रश्न नंबर 671, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को। प्रश्न नंबर 671 का ऑप्शन आ सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 672, पंचायती राज संस्थाओं का ढांचा कितने स्तरीय है? पंचायती राज संस्थाओं का ढांचा कितने स्तरीय भाई? 2 स्तरीय या 3 स्तरीय या 4 स्तरीय या 6 स्तरीय? तो पंचायती राज संस्थाओं का ढांचा भाई, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न पे जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में कितना है। तो 3 स्तरीय, पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय, मध्य प्रदेश में 2 स्तरीय। तो आपका ये 3 स्तरीय पे आप सही का निशान लगाएंगे। अगर उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो उस पे लगाएंगे 3 स्तरीय। पंचायती राज संस्थाओं का ढांचा कितने स्तरीय है? तो 3 स्तरीय, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। पंचायती राज संस्थाओं के सबसे नीचे के स्तर पर कौन है? ग्राम सभा व पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 673 का उत्तर बताएं भाई। पंचायती राज संस्थाओं के सबसे निचले स्तर पर कौन है? तो ग्राम सभा है भाई, ग्राम सभा व पंचायत। प्रश्न नंबर 673 का ऑप्शन आ सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 674, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सिफारिश की? अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सिफारिश की? तो भाई सीधी सी बात है, बलवंत राय मेहता। 3 शब्द हैं, 3 स्तरीय। अशोक मेहता 2 शब्द है, 2 स्तरीय भाई। समझिए, ये सरल सा वो है, ये सरल सा बात है कि आप कितने शब्द हैं, कितनी स्तरीय है। बलवंत राय मेहता 3 समिति, अशोक मेहता यानी कि 2 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की थी भाई। प्रश्न नंबर 674 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 675, विधान परिषद के सदस्य निम्न में से किनके द्वारा निर्वाचित अथवा मनोनीत किए जाते हैं? विधान मंडल के सदस्य निम्न में से किनके द्वारा निर्वाचित
अथवा मनोनीत किए जाते हैं तो राज्य के स्थानीय निकायों के निर्वाचक मंडलों द्वारा, या राज्य के स्नातकों के निर्वाचक मंडलों द्वारा, या राज्य के शिक्षकों के निर्वाचक मंडलों द्वारा, या राज्यपाल द्वारा, या उपर्युक्त सभी। तो विधान परिषद के सदस्य निम्न में से सभी के द्वारा निर्वाचित अथवा मनोनीत किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 675 का ऑप्शन या आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 676, निम्नलिखित में से कौन से संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक को उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है? निम्न में से कौन से संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक को उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है? तो प्रश्न नंबर 676, पुडुचेरी के राज्यपाल को भी उपराज्यपाल कहा जाता है, दमन द्वीप के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के भी प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? उपर्युक्त सभी। लक्षद्वीप के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है भाई, लक्षद्वीप के प्रशासक को प्रशासक ही कहा जाता है, और जो संघ शासित प्रदेश हैं उनके प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है। इसमें लक्षद्वीप नहीं है, तो आपका ऑप्शन द सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 677, जिन संघ शासित क्षेत्रों के अपने विधानमंडल नहीं है उनके लिए कानून निर्माण कौन करता है? जिन संघ शासित क्षेत्रों के अपने विधानमंडल नहीं है उनके लिए कानून निर्माण कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा, या लोकसभा द्वारा, या राज्यसभा द्वारा, या संसद द्वारा। प्रश्न नंबर 677 का उत्तर देने का प्रयास करें। जिन संघ शासित क्षेत्रों के अपने विधानमंडल नहीं हैं उनके लिए कानून निर्माण संसद द्वारा होता है भाई, संसद द्वारा। प्रश्न नंबर 677 का ऑप्शन द सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 678, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री, या वित्त मंत्री, या उपराष्ट्रपति। तो सीधा सा उत्तर पे आएंगे इस पे, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। सीधा उत्तर पे आ जाएं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 679, केंद्र व राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? केंद्र व राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? योजना आयोग, या वित्त आयोग, या वित्त मंत्री, या राष्ट्रीय विकास परिषद। प्रश्न नंबर 679 का उत्तर बताएं भाई। केंद्र व राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? तो वित्त आयोग देता है भाई, वित्त आयोग। प्रश्न नंबर 679 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। इसी प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।